तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रैंडी ऑर्टन से। तो भाई रैंडी ऑर्टन की लूजिंग स्ट्रीक पीएलई वाली कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न के बाद हर पीएलई में ऑलमोस्ट हारे हैं। ऑलमोस्ट इसलिए भी बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में वो आए थे तो वो जीत गए थे वॉर गेम्स मैच के अंदर। उसके बाद रॉयल रंबल में हारे, एलिमिनेशन चेंबर में हारे, रेसलमेनिया में हारे, बैकलेस में हारे एंड अब तो भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी हार गए, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स में। ये पीएलई लॉसेस की जो स्ट्रीक है रैंडी ऑर्टन की वो कंटिन्यू ही होते जा रही है एंड इससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हैं। अब ये चीज़ पॉइंट आउट करी जा रही है कि आखिर रैंडी ऑर्टन जो कि लेजेंड है उनके रिटर्न को ऐसे क्यों बुक करा जा रहा है। देखो तो रॉयल रंबल में भाई फेटल 4-वे मैच था, चलो वो मल्टी पर्सन मैच था, उसमें हार गए। एलिमिनेशन चेंबर मैच भी ऑब्वियसली मल्टी पर्सन मैच था, वहाँ भी हार गए। उसके बाद रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच था, वो भी मल्टी पर्सन था, चलो वहाँ भी हार गए। बैकलेस भी टैग टीम मैच था, वो भी मल्टी पर्सन था, वहाँ भी हार गए। लेकिन ये तो सिंगल्स मैच था, किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स, यहाँ पे भी हार गए। तो यहाँ पे तो पिन उनको ही लेना पड़ा, भले ही थोड़े अलग अंदाज में था वो पिन, उनके शोल्डर्स भी अब थे जरूर, लेकिन स्टिल हारे तो वो। तो रैंडी ऑर्टन को वीक भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं एंड उनको जिताना भी नहीं चाह रहे। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर आपको वीक नहीं दिखाना तो किसी पीएलई में जिताओ। तो मतलब ऐसे फिर मैचेस में ही क्यों डालना जिसमें रैंडी ऑर्टन का हारना निश्चित है। साथ में दिक्कत ये है कि रैंडी ऑर्टन एक फ्यूड से दूसरे फ्यूड में इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। ये आप देखो रॉयल रंबल वाला यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड टाइटल फ्यूड में थे, उसके बाद सीधा एलिमिनेशन चेंबर मैच में एंड उसके बाद सीधा भाई आगे यूएस टाइटल मैच में। उसके बाद देखोगे तो ब्लडन के साथ सीधा फ्यूड करने लगे, उसके बाद सीधा किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में। तो इतनी जल्दी जल्दी जंप हो रहा है ना भाई कि लॉन्ग टर्म स्टोरी मिल ही नहीं पा रही है। रैंडी ऑर्टन जो कि स्टोरी के लिए ही जाने जाते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरी को बहुत अच्छे से वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, तो वही चीज़ उनको नहीं मिल रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रोस्टर में होते हुए भी रैंडी ऑर्टन का उतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है। वो तो भाई नाम काफ़ी है रैंडी ऑर्टन, इसलिए डिस्कशंस में अपडेट्स वगैरह में वो रहते हैं, नहीं तो भाई दिक्कत तो है एंड विक्ट्री की सख्त नीड है ऑर्टन को। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। आई रियली होप कि क्लैश ऑफ द कैसल में रैंडी ऑर्टन कंपीट करें एंड उनको विक्ट्री मिले। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को लेके। क्या एजे स्टाइल्स बन सकते हैं इस साल मिस्टर मनी इन द बैंक? क्या मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतेंगे एजे स्टाइल्स? देखो नाम वैसे और भी कई सारे हैं, ऑप्शंस कई सारे हैं, लोग अलग अलग नेम लेंगे, कोई एले नाइट बोलेगा तो कोई ये तो कोई वो, लेकिन मेरे हिसाब से एले नाइट नहीं जीतेंगे बिकॉज वो समर स्लैम में शायद यूएस टाइटल के पीछे जाएंगे। तो अगर वो यूएस टाइटल के पीछे जाएंगे तो मनी इन द बैंक जीतने का क्या सेंस बनता है। ऐसे में कई सारे नेम्स लोग पिच कर रहे हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स अब ज़्यादा सेंसिबल एंड लॉजिकल लग रहे हैं। एजे स्टाइल्स निक आइल्डिस के पास गए थे, आपको मालूम है, अपॉर्चुनिटी मांगने के लिए, कहते हुए कि भाई मेरे पास अब टाइम कम बचा एंड मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दो। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से पहले की बात है, कहते हैं कि लोगन पॉल जीते या फिर कोडी जीते, कोई भी जीते, मैं दोनों में से किसी को भी चैलेंज करने को तैयार हूं, बस मैच वर्ल्ड टाइटल का होना चाहिए, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल का। तो कहते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स कि वो एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। निकल्डिस कहते हैं पर्सनली मैं तुमको जरूर देना चाहता, मैं देखना भी चाहता हूँ वो चीज़ होते हुए, लेकिन प्रोफेशनली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तुमको ये चीज़ अर्न करनी पड़ेगी। एंड ये अपडेट बस यहीं से शुरू हो जाती है। अर्न करनी पड़ेगी तो कैसे अर्न करेंगे भाई, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी तो बैकलेस में ऑलरेडी मिल चुकी है। नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच हो सकता है, बैटल रोल हो सकता है, और नहीं तो सबसे ईजीएस्ट वे मिल सकता है एजे स्टाइल्स को कि मनी इन द बैंक में उनको अपॉर्चुनिटी मिले एंड उसके बाद मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वो जीत भी जाए। देन तो भाई ऑटोमेटिकली उनको ब्रीफकेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा कि वो किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पे 1 साल के अंदर अंदर किसी भी वर्ल्ड टाइटल के पीछे कैश इन कर सकते हैं। तो ये चीज़ भाई लॉजिक भी बनाएगी एंड एजे स्टाइल्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बेटर क्रिएट करेगी कि भाई वो आराम से आराम से टाइटल जीत जाए एंड एक आखिरी वर्ल्ड टाइटल रन जो कि वो चाहते हैं रिटायरमेंट से पहले वो उन्हें मिल जाए। तो मोस्ट लाइकली एजे स्टाइल्स मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। बैटिंग ऑड्स में उनका नेम देखना बहुत जल्दी ऊपर आएगा, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि एजे स्टाइल्स को जीतना चाहिए? क्या ये एक सही डिसीजन होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का, बिकॉज एजे स्टाइल्स की एक एज हो चुकी है? आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग यस भाई जरूर से जीतना चाहिए। बाकी आप अपने थॉट्स, अपने रिएक्शंस, अपने ओपिनियंस लिख के बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेक हेगर को लेकर। आई नो आप सब जानते हो इनको, लेकिन एक अलग नेम से जैक स्वैगर की मैं बात कर रहा हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे एक टाइम पे, उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर चले गए, जेक हेगर के नाम से जाने लगे। स्टार्टिंग में तो हाइप मिली एंड हमेशा की तरह जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर टैलेंट की हाइप खत्म होती है, जेक हेगर की हाइप खत्म हो गई एंड अब जेक हेगर शायद वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं। क्यों? बिकॉज उनकी डील एईडब्ल्यू के साथ खत्म हो चुकी है। जेक हेगर इज़ नो लॉन्गर वर्किंग फॉर एईडब्ल्यू, वो हो चुके हैं फ्री एजेंट एंड आज के दिन से ही उनको ऑफर्स मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि चांसेस अच्छे खासे हैं कि जेक हेगर को डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अब एक डील ऑफर कर सकती है। अब जेक हेगर नहीं बोलना चाहिए मुझे, जैक स्वैगर को। जैक स्वैगर मुझे पसंद थे एक टाइम पे, जब मैं स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना स्टार्ट कर रहा था तो मुझे उस टाइम पे जैक स्वैगर सही लगते थे। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है। हालांकि वो अलग बात है, मुझे उस टाइम पोटेंशियल का मतलब नहीं पता था, बट लगता था कि कुछ तो है खास। लेकिन
लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ धीरे धीरे धीमी हो गई। लेकिन अभी चांसेस हैं भाई कि वापस से अपने करियर को रिवाइव कर सके अगर WWE ने मौका देती है, एंड अगर ये WWE में आने का खुद को मौका देते हैं तो देन यस चांसेस है कि इनका करियर फिर से रिवाइव हो सके एंड एक बार फिर से जैक स्वैगर WWE के अंदर वापस आ सकें। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप लोग देखना चाहोगे जैक स्वैगर को WWE के अंदर? क्या आपको लगता है स्टिल इनके अंदर कुछ बाकी है WWE में प्रूव करने को? कमेंट करके गाइस आप लोग बताना जरूर। लेकिन दिक्कत अब यही आती है कि WWE का रोस्टर ना इतना ज़्यादा स्टैक्ड है कि भाई समय नहीं है, मतलब शोज छोटे पड़ जा रहे हैं, 2-3 घंटे के शोज भाई छोटे पड़ जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर सही। लेकिन अभी के हिसाब से भाई ऑप्शन तो हमारे पास रहेगा ही है हमेशा। चांसेस हैं कि जैक हेगर आ सकते हैं WWE के अंदर। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल के हिसाब से भाई जैक हेगर को लेके, जैक स्वैगर को लेके ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके। क्रिस जेरिको कमेंट करते हैं बेकी लिंच के फ्री एजेंसी के ऊपर। 1 तारीख को बेकी लिंच की डील खत्म होने वाली, एक्सपायर होने वाली WWE के साथ, एंड वो फ्री एजेंट बन जाएंगी अगर उससे पहले वो नई डील साइन नहीं करती या फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करती हैं। तो चांसेस हैं कि AEW उनको डील ऑफर करेगी, एंड नहीं करना भी बेवकूफियत होगी। डील तो ऑफर करेंगी, भले उनको पता हो कि बेकी लिंच नहीं उनकी डील को एक्सेप्ट करेगी। क्रिस जेरिको इसके ऊपर ही बात करते हैं। क्रिस जेरिको कमेंट करते हुए कहते हैं कि देखो मेरे हिसाब से डील तो पक्का ऑफर होने वाली है। मेरे हिसाब से ऐसा होना तो काफ़ी मुश्किल है कि वो WWE छोड़ के AEW के अंदर आए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है तो हम लोग बिल्कुल ओपन है इस चीज़ के लिए। बिकॉज आई थिंक AEW वो प्लेस रहा है जहाँ पे लोगों को वापस से मौका मिला अपने आप को साइन कराने का, अपने आप को खुद को टेस्ट करने का। एंड एक तो ऑप्शन हमारे पास है ही मर्सिडीज मोने वर्सेस बेकी लिंच के मैच का, तो कहीं ना कहीं ये लालच वाली चीज़ भी दी जा रही है बेकी को। बट आई थिंक बेकी लिंच इतनी मैच्योर हैं कि वो AEW के अंदर जाके अपने इतने लेजेंडरी करियर को नहीं बर्बाद करेंगी। क्यों ही करेंगी भाई? अब एज चले गए, हर कोई एज की तरह थोड़ी मिस्टेक करता है। एज को तो पता चल ही गया होगा कि मैं जाके क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। एज की लेगेसी एज ने कहीं ना कहीं टार्निश कर ली AEW में जाके। बेकी लिंच तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज आई थिंक बेकी लिंच परफेक्ट सब कुछ कर रही हैं। लेकिन क्रिस जेरिको ओपन है बेकी लिंच को AEW के अंदर लेने के लिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि क्लैश ऑफ द कैसल के टिकट सेल्स को लेकर। तो भाई ये तो आपको मालूम होगा कि टिकट्स बहुत महंगे बेच रहे हैं लोग क्लैश ऑफ द कैसल के, लेकिन इसके बावजूद नंबर्स अच्छे हैं भाई। हालांकि ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन स्टिल टिकट्स लगभग बिक ही चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग जो करंट सेट कैपेसिटी है गाइस वो है 11,119 की। रिजल्टिक्स की अपडेट है ये। 11,000 के ऊपर लोग होने वाले हैं इस इवेंट में, एंड कैपेसिटी है ये। लेकिन अभी के हिसाब से जो टिकट्स है वो बिक चुके हैं 10,126, यानी कि 10,126 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। माय बैड, गर्मी तो इतनी है ना भाई, फंबल हो जा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में। उसके बाद अवेलेबल टिकट्स 993 हैं, यानी कि लगभग 1000 टिकट्स और बाकी हैं बेचने। तो लगभग 100 सोल्ड आउट। एंड अभी तो टाइम भी है भाई क्लैश ऑफ द कैसल को। अभी तो हम लोग जून में भी नहीं आए हैं, 15-16 जून को ये वाला इवेंट, तो अभी तो टाइम है। एंड अभी के हिसाब से भाई ये है कुछ टिकट्स के हालात। 1000 टिकट्स बस और बेचने। कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है क्लैश ऑफ द कैसल के लिए, और ज़्यादा होनी चाहिए थी इन माय ओपिनियन, लेकिन अभी के हिसाब से ये कुछ नंबर्स हैं। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।